नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। एक बार फिर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं विनोद लवानिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्कोहलों के रासायनिक गुण। एल्कोहल के रासायनिक गुणों में लास्ट क्लास में आप डिस्कस कर चुके एल्कोहल के एच के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, एल्कोहल के OH के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। आज हम स्टार्ट करेंगे निर्जलीकरण। एल्कोहल का निर्जलीकरण बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाम से पता लग रहा है निर्जलीकरण का मीन्स होता है H2O जल का बाहर निकलना। जब भी निर्जलीकरण होगा, डिहाइड्रेशन होगा, पानी यानी जल का अणु बाहर निकलेगा। एल्कोहलों का निर्जलीकरण एक निश्चित कंडीशन में कराते हैं हम। जब भी किसी एल्कोहल को आप कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो निर्जलीकरण के द्वारा एल्कीन प्राप्त होगी। कैसे? एग्जाम्पल देखें। CH3CH2OH, एल्कोहल एथेनॉल। एथेनॉल को हमने गर्म किया कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन ताप पर, 443 केल्विन टेम्परेचर। निर्जलीकरण कैसे होगा? जब भी एल्कोहल का निर्जलीकरण होगा, अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निष्कासन करेंगे और उत्पाद के रूप में आपको एल्कीन प्राप्त होंगी। क्लियर? तो आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि अल्फा कार्बन कहते किसे हैं? जिस कार्बन से आपका मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। जैसे एल्कोहलों के अंदर मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? OH। OH जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कौन सा कार्बन है? अल्फा। और अल्फा के पास वाला जो कार्बन होगा ये कौन सा कार्बन होगा? बीटा। निर्जलीकरण कैसे कराना है? आप अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H बाहर निकालेंगे। कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा? H2O। और अल्फा और बीटा के बीच जो सिंगल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट होने वाला है? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एल्कीन का नाम क्या होगा? एथीन। क्लियर? याद रखना है जब एल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है और निर्जलीकरण के द्वारा एल्कीन प्राप्त होती है। आप एग्जांपल आप और देख सकते हैं। हमने एग्जांपल लिखा CH3 CH2 CH2OH, एल्कोहल का नाम प्रोपेन 1ऑल। निर्जलीकरण करना है, किसकी प्रेजेंस में होगा? कंसंट्रेट H2SO4, टेम्परेचर 443 केल्विन टेम्परेचर। अल्फा कार्बन से OH। बोलो अल्फा कार्बन कौन सा है? जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो अल्फा और अल्फा के पास वाला कार्बन क्या होगा? बीटा। अल्फा कार्बन से क्या निकालेंगे? OH। बीटा कार्बन से H, ग्रुप क्या बाहर निकलेगा? H2O। और अल्फा और बीटा के बीच जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। और एल्कीन का नाम क्या होगा? प्रोपीन। तो याद रखना है जब जब निर्जलीकरण होगा सिग्मा बॉन्ड किस में कन्वर्ट होंगे? पाई बॉन्ड में। या आप ऐसे बोल सकते हो दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और एक नए पाई का निर्माण होता है। तो ये निर्जलीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण होगा? विलोपन अभिक्रिया का। कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है ये? विलोपन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। क्लियर? विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है याद करो। दो सिग्मा बॉन्ड टूटकर अगर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं या संतृप्त यौगिक असंतृप्त यौगिक में कन्वर्ट हो रहा है, या ऐसे बोले जिसमें किसी ना किसी छोटे ग्रुप का, समूह का, अणु का, परमाणुओं का या परमाणुओं का कोई समूह हो सकता है, उसका हम क्या करते हैं? निष्कासन करते हैं, इलिमिनेट करते हैं, उसको गायब कर दिया जाता है, विलुप्त कर दिया जाता है। रिएक्शन क्या कहलाएगी? विलोपन अभिक्रिया। तो हमें याद रखना है जब जब एल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाएगा तो डिहाइड्रेशन के थ्रू यानी निर्जलीकरण के द्वारा एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एल्कीन में परिवर्तन हो जाते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल आपको अगर ऐसे मिला CH3CH CH2CH3, इस एग्जाम्पल देखो आप, नाम है ब्यूटेन 2ऑल और इसका निर्जलीकरण कराना है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 443 टेम्परेचर पर। कंडीशन तो फिक्स है, किसकी प्रेजेंस में होना है? सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट H2SO4
और टेम्परेचर कितना होगा 443 केल्विन टेम्परेचर। निर्जलीकरण कैसे होता है साहब, अल्फा कार्बन से OH निकालते हैं और बीटा कार्बन से H निकालेंगे। अब आपको पता होना चाहिए अल्फा कार्बन कौन सा है यहां, तो देखो अल्फा कार्बन किसको बोल रहे हैं, जिस कार्बन से आप मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है वो अल्फा, और अल्फा के पास वाला कार्बन बीटा, और अल्फा के पास वाला कार्बन बीटा। देखो अभी तक आपके पास बीटा कार्बन परमाणु की संख्या 1 थी और आपने आसानी से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाला और अल्फा से OH निकाला और निर्जलीकरण के द्वारा एल्कीन बना दिया। लेकिन अब आपके सामने इस एक ही रिएक्शन में बीटा कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। और किसी भी एग्जांपल में अगर एक से अधिक बीटा कार्बन होंगे, अगर एक से अधिक बीटा कार्बन होंगे तो आप बीटा कार्बन में से किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे, यह आपको पता लगाना है सेट-ज़ेप के नियम से। तो याद रखना, यदि किसी अल्कोहल के निर्जलीकरण से एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो, या एक से अधिक एल्कीन बनने की जब संभावना हो तो निर्जलीकरण हमेशा सेट-ज़ेप के नियम अनुसार होगा। तो यहां याद रखना है अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेप नियम। अब ये सेट-ज़ेप नियम क्या कहता है, देखो अगर बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु होते समान, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, इधर हाइड्रोजन कितने 3, तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अलग अलग है, इसलिए आप कौन से नियम से निर्जलीकरण करेंगे, सेट-ज़ेप रूल से। और अगर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कैसी होती समान, तो आपकी इच्छा चलती आप किसी भी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन निष्कासन करते और उत्पाद के रूप में कोई भी एल्कीन जो बनती वही आपका मुख्य उत्पाद था। लेकिन एक से अधिक बीटा कार्बन हो और बीटा कार्बन पर भी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या डिफर हो, अलग अलग हो, तो निर्जलीकरण हमेशा सेट-ज़ेप नियम अनुसार होता है। और सेट-ज़ेप का नियम क्या कहता है, यदि किसी अल्कोहल के निर्जलीकरण से एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो तो H हमेशा उस बीटा कार्बन से बाहर निकलता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। या कुछ राइटर ऐसे भी लिखते हैं, अगर एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होती है। क्या कहता है नियम, देखो अप्लाई करते, ब्यूटेन टोल को कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन ताप पर आप गर्म कर रहे हैं, एक से अधिक बीटा कार्बन है, दोनों पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अलग अलग है, तो सेट-ज़ेप के नियम अनुसार एक से अधिक बीटा कार्बन हो तो हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकलेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। तो हाइड्रोजन इधर कितने 2, इधर कितने 3, कहां से निकालेंगे 2 वाले से, और ग्रुप क्या निकलेगा H2O। अब आपका डबल बॉन्ड कहां बनेगा, इस अल्फा और इस बीटा के बीच, इधर नहीं बनेगा क्योंकि यहां हाइड्रोजन 3, यहां हाइड्रोजन 2, और आपका उत्पाद क्या बनेगा बोलो, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, और एल्कीन का नाम क्या होगा, ब्यूट-2-ईन। ये हमारा इस रिएक्शन का मुख्य उत्पाद होगा। अगर हम इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निष्कासन करते तो यहां एल्कीन कौन सी बनती, ब्यूट-1-ईन, जो कि अल्प उत्पाद के रूप में बनेगी। हमारा उत्पाद किस नियम के अनुसार बनेगा, सेट-ज़ेप रूल के अनुसार। याद रह जाएगा, जब अल्कोहल को आप सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो निर्जलीकरण के द्वारा एल्कीन का निर्माण होगा। यदि किसी अल्कोहल के निर्जलीकरण से एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो तो निर्जलीकरण सेट-ज़ेप के नियम अनुसार होता है। और सेट-ज़ेप नियम क्या कहता है, एक से अधिक बीटा कार्बन हो तो हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से बाहर निकलेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी। क्लियर, ये निर्जलीकरण था, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट किया जाता है निर्जलीकरण के द्वारा। आपके सिलेबस में निर्जलीकरण की क्रियाविधि दे रखी है तो हम इसकी क्रियाविधि भी डिस्कस करते हैं। देखो कैसे होती है निर्जलीकरण की क्रियाविधि, देखिए सब। क्रियाविधि, देखो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि इस रिएक्शन के अंदर जो उत्प्रेरक है वो कौन है, सांद्र H2SO4। और उत्प्रेरक का काम क्या है, किसी भी अभिक्रिया को स्टार्ट करना।
तो इस रिएक्शन को स्टार्ट करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, सांद्र H2SO4। यही H2SO4 निर्जलीकरण की रिएक्शन को स्टार्ट करेगा फर्स्ट स्टेप में, और लास्ट स्टेप में ये H2SO4 वापस बिना परिवर्तित हुए बाहर निकल जाएगा। इसीलिए यहां ये किसकी भूमिका में होगा, उत्प्रेरक, एज ए कैटेलिस्ट की भूमिका में होगा। क्लियर। तो होता क्या है इसकी क्रियाविधि के फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले H2SO4 को आप आयनित करते हैं, देखो, और H2SO4 ये रिवर्सिबल ऐसे टूटता है, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव में। क्लियर। H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव में। ये जो H प्लस आयन है, ये H प्लस आयन आपकी सभी क्रियाओं को स्टार्ट करने का काम करेगा। तो ये H प्लस आयन सेकेंड स्टेप में उस एल्कोहल पर अटैक करेगा जिसको आपको क्या कराना है, निर्जलीकरण कराना है। आपकी चॉइस चलेगी या एग्जामिनर की चॉइस चलेगी, वो निर्जलीकरण किसी का भी कर पाए। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लो दिमाग में। अल्फा कार्बन से OH निकाल दो, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो, जल का अणु बाहर निकलेगा, उत्पाद के रूप में एल्कीन बनेगी। एक से अधिक बीटा कार्बन मिले तो आपके दिमाग में सीधा सेट-जेब रूल आ जाना चाहिए। एक से अधिक बीटा कार्बन होने पर H उस बीटा कार्बन से निकालना है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी, जिसको हमने क्या कहा है, सेट-जेब रूल। तो आप जिस एल्कोहल का निर्जलीकरण चाहते हो उसी एल्कोहल का हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। आपको एग्जांपल मिला एथेनॉल। आपको पता है एथेनॉल में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं, और इस पर अब कौन अटैक करेगा, H पॉजिटिव आयन अटैक करेगा। ये H पॉजिटिव आयन देखो कहां जाके जुड़ेगा, जहां इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ऑक्सीजन के लोन पेयर पे जाके जुड़ेगा। और जैसे ही H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पर जुड़ेगा, क्या बनने वाला है, ये CH3CH2OH, एक H और जुड़ गया, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज उत्पन्न हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और जब जब ऑक्सीजन पर धनावेश आएगा, ये आयन किस नाम से जाना जाता है, ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम जो आयन बना, ये आयन थर्ड स्टेप में जाएगा, CH3 CH2 OHH। ध्यान से देखें, ऑक्सीजन पर इस समय धनावेश, ऑक्सीजन अनस्टेबल स्थिति में अस्थायी है। ये ऑक्सीजन अपने आप को स्थायी करने के लिए इस बंध से इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी ओर, और जब ये बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा तो ये उदासीन H2O के रूप में बाहर निकलेगा। जैसे ही उदासीन H2O बाहर निकलेगा, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, बोले तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। और इस इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इस कार्बन पर कौन सा चार्ज उत्पन्न होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, आपका एक मध्यवर्ती बनकर तैयार होगा, CH3 CH2 पॉजिटिव, जिसका नाम होगा एथिल कार्बोकैटायन। तो एक चीज ये भी क्लियर कर लो, जब भी एल्कोहल का निर्जलीकरण होगा, मध्यवर्ती के रूप में हमेशा कार्बोकैटायन बनेंगे। कौन बनेंगे, कार्बोकैटायन, या कार्बोनियम आयन भी बोल सकते हैं आप। क्लियर। अब ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, लास्ट स्टेप में बीटा कार्बन से प्रोटॉन का लॉस करेगा। प्रोटॉन बोले तो H प्लस आयन का लॉस करेगा, वो भी कहां से, बीटा कार्बन से। अब बीटा कार्बन एक है तो डायरेक्ट इसी से होगा, अगर एक से ज्यादा होता है एग्जांपल में, तो आप देखते जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन कम होते वहां से हम प्रोटॉन का लॉस करते, क्योंकि निर्जलीकरण किसके अनुसार होता, सेट-जेब के नियम अनुसार। चेक करो, फोर्थ स्टेप, आपका जो एथिल कार्बोकैटायन बना CH3 CH2 पॉजिटिव, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, CH3 को CH2H CH2 पॉजिटिव, H अलग से शो कर दिया आपको समझ में आ जाए। और यहां से ये H प्लस आयन ये प्रोटॉन के रूप में बाहर निकला, और ये इलेक्ट्रॉन यहां कर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां डबल बॉन्ड बनाएंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एल्कीन का नाम क्या हो जाएगा, एथीन, और आपका उत्पाद क्या बनेगा, एल्कीन। लास्ट स्टेप में जो H प्लस आयन निकला, ये वो H प्लस आयन अंतिम स्टेप में वापस किससे क्रिया कर लेता है,
HSO4 से, और जब HSO4 से वापस H प्लस आयन आके जुड़ेगा तो ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा, H2SO4 में, और अभिक्रिया के लास्ट में H2SO4 बिना परिवर्तित हुए रिएक्शन से बाहर चला जाता है, क्योंकि निर्जलीकरण अभिक्रिया में H2SO4 एक उत्प्रेरक की भूमिका में है, एज ए कैटेलिस्ट है, इसलिए इसके मात्रा में, इसके आयतन में, इसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर? तो दोबारा देख लें मैकेनिज्म कैसे हुई। फर्स्ट स्टेप, H2SO4 को आयनित करो H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव में। सेकंड स्टेप में ये H प्लस आयन एल्कोहल पर अटैक करेगा, और एल्कोहल पर अटैक करके क्या बनाएगा, ऑक्सोनियम आयन बनाएगा। ये जो ऑक्सोनियम आयन बनेगा, ये ऑक्सोनियम आयन अगले स्टेप में बंद के इलेक्ट्रॉन खींचकर, कौन खींचता है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन। क्यों खींच लेता है साहब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन की बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, बोले तो क्या, विद्युत ऋणता का मान कार्बन से ज्यादा है, और जब बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करके किस रूप में, H2SO4 के रूप में बाहर, लेकिन इस कार्बन पर क्या जाएगा, धनावेश, और धनावेश आते ही क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। इस कार्बोकैटायन पर बीटा कार्बन से, क्योंकि इसके पास वाला कार्बन बीटा, प्रोटॉन बाहर निकलेगा और उत्पाद क्या बनेगा, एल्कीन। तो दोस्तों ये थी एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, जिसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होती है, एल्कीन। नेक्स्ट रासायनिक गुण देखो इसका, विहाइड्रोजनीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम से पता लग रहा है। देखो मैं बार बार बोलता हूं, हाइड्रोजनीकरण से आगे क्या लगा हुआ है, वी। हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, हेलोजनीकरण मतलब हेलोजन का जुड़ना, सल्फोनीकरण मतलब सल्फोनिक एसिड का जुड़ना। अब इसके आगे वी लगा दो, वी का मतलब उसी ग्रुप का बाहर निकलना, वी हेलोजनीकरण हेलोजन का बाहर निकलना, वी हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजन का बाहर निकलना, वी कार्बोक्सिलीकरण CO2 का बाहर निकलना। तो नाम से पता लग रहा है इस रिएक्शन में क्या होने वाला है, वी हाइड्रोजनीकरण। कौन सी गैस बाहर निकलने वाली है, H2। हाइड्रोजन को निष्कासित करना है, लेकिन ध्यान रखना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से अलग अलग प्रकार के उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। तो हम तीनों रिएक्शनों को अलग से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले प्राइमरी एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराएंगे। कैसे होता है देखो, विहाइड्रोजनीकरण की एक शर्त है, कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर होगा। ये कंडीशन याद होनी चाहिए भाई, कॉपर की प्रेजेंस होगी, 573 केल्विन टेम्परेचर होगा। निर्जलीकरण की कंडीशन याद करो, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस होगी, 443 केल्विन टेम्परेचर होगा। निर्जलीकरण बोले तो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन बोले तो लॉ ऑफ वाटर, जल को बाहर निकालना है, कुछ नहीं करना। अल्फा से OH, बीटा से H, निर्जलीकरण। अब विहाइड्रोजनीकरण में क्यों बाहर निकालना है, हाइड्रोजन को किसके साथ निकालना है, कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन पर गर्म करना है। सबसे पहले हम 1 डिग्री अल्कोहल का देखते हैं। ये लो, हमने 1 डिग्री अल्कोहल का एक एग्जांपल लिया, एथेनॉल। 1 डिग्री अल्कोहल, जब प्राथमिक अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर आपने गर्म किया, तो देखो अल्फा कार्बन से एक H और एक HOH का, दोबारा से देख लें, अल्फा कार्बन से H और OH का H किस रूप में बाहर निकला, H2। और जैसे ही H2 बाहर निकलेगा, अल्फा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। बोले तो 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक नया पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है। क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, और आपका उत्पाद बना क्या, CH3CH डबल बॉन्ड O, और उत्पाद का नाम क्या होगा, एथेनेल। कॉमन नाम बोले तो क्या बनेंगे, एल्डिहाइड। क्या बनेंगे, एल्डिहाइड। तो याद रखना, जब भी प्राइमरी अल्कोहल को, प्राथमिक अल्कोहल को, 1 डिग्री अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन पर गर्म किया जाएगा, तो विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा समान कार्बन का एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एक वर्ड यूज किया, समान कार्बन का। आपने जो अल्कोहल लिया उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, 2, और बनने वाले एल्डिहाइड में भी कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। यानी प्राथमिक अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड बनता है, लेकिन एल्डिहाइड बनते समय कार्बन परमाणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता।
क्लियर? अगर आप 1 डिग्री की जगह 2 डिग्री लें तो एल्डिहाइड की जगह कीटोन बनेंगे। क्या बनेंगे? कीटोन बनेंगे। कैसे बनेंगे एल्डिहाइड की जगह कीटोन? में एग्जांपल लेता हूं 2 डिग्री का। 2 डिग्री एल्कोहल CH3CH OHCH3, एल्कोहल का नाम प्रोपेन टूऑल, प्रकार लिखना चाहें तो 2 डिग्री। किसी बच्चे को डाउट हो तो देख लेना, यहां डायरेक्ट OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां डायरेक्ट OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए द्वितीयक एल्कोहल। किसकी उपस्थिति में गर्म करना है भाई? कंडीशन तो पहले से फिक्स होगी, कॉपर की प्रेजेंस होगी, 573 केल्विन ताप होगा। बोलो अल्फा कार्बन कौन सा है? अगर आपने अल्फा कार्बन पहचान लिया तो रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। जिस कार्बन से डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन और उसके पास वाला बीटा। हमें बीटा कार्बन से विहाइड्रोजनीकरण में कोई लेना देना नहीं है। बोलो यहां से क्या निकलेगा H, L से क्या निकलेगा H, और क्या बाहर निकाल देंगे H2। जैसे H2 बाहर निकलेगा, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं तो ये क्या बनने वाला है? पाई बॉन्ड, और आपका उत्पाद बनेगा CH3 डबल बॉन्ड OCH3, और कीटोन का नाम क्या होगा? एसीटोन। ठीक है, याद रह जाएगा। जब द्वितीयक एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म किया जाएगा तो विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा समान कार्बन की कीटोन प्राप्त होती है। लेकिन अगर एग्जाम्पल आपको मिले 3 डिग्री एल्कोहल का तो यहां भाई सावधान हो जाना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर पूछता है एग्जाम में, स्पेशल नोट डाल रहा हूं मैं। ये लो भाई, अगर आपको टर्सरी एल्कोहल मिले और विहाइड्रोजनीकरण वो करवाए तो याद रखना तृतीयक एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो एक बार, मैंने एक 3 डिग्री एल्कोहल का एग्जांपल लिखा। ये 3 डिग्री एल्कोहल है, नाम है इसका 2 मेथिल प्रोपेन टूऑल। ओके, 2 मेथिल प्रोपेन टूऑल। प्रकार कैसा है? 3 डिग्री। क्या करना था? कॉपर की प्रेजेंस लेनी थी, 573 केल्विन टेम्परेचर लेना था, 573 केल्विन ताप गर्म करना है। या ऐसे बोले, जब तृतीयक एल्कोहल को कॉपर में प्रवाहित किया जा रहा है, कॉपर नलिका में 573 केल्विन ताप पर, तो विहाइड्रोजनीकरण क्यों नहीं होता? ध्यान देने वाली बात यह है क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल में जो अल्फा कार्बन है उस पर हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है। आप पिछली 2 रिएक्शनों में देख के आए, 1 डिग्री से हमने अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकाला, OH का हाइड्रोजन निकाला, 2 डिग्री में अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकाला और OH का हाइड्रोजन निकाला। लेकिन 3 डिग्री को जब देखा कि यहां से H तो निकल जाएगा, लेकिन क्या आपके पास अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है? नहीं है। तो याद रखना है 3 डिग्री एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होते हैं। याद रह जाएगा। जब 3 डिग्री का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता तो क्या होता है साहब? आपने क्या किया? 3 डिग्री एल्कोहल को कॉपर के अंदर प्रवाहित तो कर दिया और टेम्परेचर भी दे दिया 573, लेकिन होना तो चाहिए था विहाइड्रोजनीकरण। लेकिन विहाइड्रोजनीकरण तो हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? एग्जामिनर पूछ रहा है तो आप बता सकते हैं क्योंकि 3 डिग्री में अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, और जब अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन अनुपस्थित है तो उसका विहाइड्रोजनीकरण होगा क्या? नहीं होगा। हमने क्या किया? इसको कंडीशन तो वही दी जो विहाइड्रोजनीकरण की थी, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन ना होने के कारण, अनुपस्थित होने के कारण इसमें विहाइड्रोजनीकरण तो हुआ नहीं। लेकिन इसी परिस्थिति में, सेम कंडीशन में, इन्हीं परिस्थितियों से मेरा मतलब क्या है कि कॉपर की उपस्थिति और 573 केल्विन ताप, इसी परिस्थिति में इसका विहाइड्रोजनीकरण ना होके निर्जलीकरण हो जाता है और एल्कीन का निर्माण होता है। और निर्जलीकरण याद करो कैसे हुआ? अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H। बीटा कार्बन कौन सा है? अल्फा के पास वाला बीटा, अल्फा के पास वाला बीटा। अब अल्फा के पास ऊपर वाला भी, नीचे वाला भी, बगल वाला भी। क्लियर? तीनों अल्फा के पास है तो तीनों ही बीटा, लेकिन तीनों पर हाइड्रोजन की संख्या समान, सेम सेम है बिल्कुल।
और जब हाइड्रोजन की संख्या समान हो तो निर्जलीकरण आपकी इच्छा से या सेहज़ेब की इच्छा से? अगर एक से अधिक बीटा कार्बन हो और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान हो तो इच्छा चलेगी छात्र की, और अगर एक से अधिक बीटा कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो तो इच्छा चलेगी सेहज़ेब की। इस एग्जांपल के अंदर आप देखो बीटा कार्बन परमाणु तो 3 हैं, लेकिन तीनों पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कैसी है? समान। तो आपकी चॉइस चलेगी, आप जिस बीटा से चाहोगे उस बीटा से हाइड्रोजन निकालेंगे और उत्पाद के रूप में क्या बन जाएगी? एल्कीन बन जाएगी। कैसे देखना, आपने अल्फा से OH लिया, बीटा से H क्या बाहर निकाल दिया, धीरे से निकाल दिया, H2O बाहर लो, और जैसे ही H2O बाहर निकला अल्फा और बीटा के बीच क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, और आपका देखो उत्पाद क्या बनेगा? CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, और एल्कीन का नाम 1 2 3 2 मेथिल प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन। क्लियर? तो याद रखना है, जब अल्कोहल को 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म किया जाएगा तो विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड जबकि 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन प्राप्त होगी, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहलों में अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होते हैं। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में सेम कंडीशन, कॉपर की उपस्थिति और 573 केल्विन ताप, विहाइड्रोजनीकरण के स्थान पर इसका निर्जलीकरण हो जाता है और उत्पाद के रूप में हमें एल्कीन प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रखेंगे। नेक्स्ट जो रासायनिक गुण है ऑक्सीकरण। देखो इस चैप्टर के अंदर 3 लगातार इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम पढ़ते आ रहे हैं, C, D और E पॉइंट। सबसे पहले हमने पढ़ा निर्जलीकरण, उसके बाद हमने पढ़ा विहाइड्रोजनीकरण, और देन तीसरी और इसकी अगली जो रिएक्शन है वो ऑक्सीकरण, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो ऑक्सीकरण के रूप में आप अम्लीय या क्षारीय, अम्लीय या क्षारीय KMnO4 या K2Cr2O7 का यूज करेंगे। क्लियर? और तीनों एल्कोहलों का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों का अलग अलग ऑक्सीकरण हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण देखो। आपने प्राथमिक एल्कोहल लिया CH3CH2OH, प्राथमिक एल्कोहल नाम लिख देते हैं एथेनॉल, 1 डिग्री एल्कोहल है, किसके साथ ऑक्सीकरण करा रहे हैं? इसका ऑक्सीकरण कराने के लिए नवजात ऑक्सीजन काम में लिया। प्रेजेंस किसकी होगी? इनमें से कोई एक लिख देंगे आप। बोले तो अम्लीय या क्षारीय KMnO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति। ध्यान से देखो, यहां से ये H, यहां से ये H और यहां से O, एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही H2O बाहर निकलेगा C और O के बीच क्या बनने वाले हैं? डबल बॉन्ड, और आपका उत्पाद बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH, और एल्डिहाइड का नाम होगा एथेनेल। क्लियर? अगर हम इस एल्डिहाइड का आगे और ऑक्सीकरण करा दें तो उतनी ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। हम ऐसे बोल सकते हैं, जब प्राथमिक एल्कोहल का अम्लीय या क्षारीय, एसिडिक या एल्केलाइन की KMnO4 या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण कराते हैं तो समान कार्बन का एल्डिहाइड बनता है। समान कार्बन से मतलब जितने कार्बन एल्कोहल में लेके चलेंगे उतने ही कार्बन एल्डिहाइड में मिलेंगे। यही कारण होता है कि शराब को पीने के बाद उसका नशा हो रहा है। ये शराब में एथेनॉल था, एथेनॉल का शरीर के अंदर जाके जैविक ऑक्सीकरण होगा जिससे क्या बनने लगेगा? एथेनेल, और एथेनेल के आगे ऑक्सीकरण अगर हम करा दें तो क्या बनेगा? एसिटिक एसिड। याद करो, एथेनॉल की जगह अगर हमें मेथनॉल यूज किया तो मेथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा? मेथेनेल, और मेथेनेल का जब आगे ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा? मेथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, जो कि विषैला होता है। यही कारण होता है अगर शराब में एथेनॉल के स्थान पर मेथेनॉल का प्रयोग किया जाए व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। शराब को पीने के बाद एथेनॉल का नशा नहीं है शरीर में, शरीर के अंदर जब एथेनॉल गया, उस एथेनॉल के जैविक ऑक्सीकरण से जो पदार्थ बना, उस पदार्थ के बनने से उसके अंदर नशा आया। अब मेथेनॉल अगर आपका शराब में चला गया और उस मेथेनॉल को आप पी गए
तो उस मेथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या बनने वाला है, मेथेनॉल, जो फर्दर ऑक्सीडेशन पर क्या देगा, फॉर्मिक एसिड, मेथेनोइक एसिड, जो कि कैसा होगा, विषैला होगा, जिससे अंधापन, व्यक्ति अंधा हो सकता है या व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। क्लियर? आप देखो, आपने 2 कार्बन का एल्कोहल लिया और 2 कार्बन का एल्कोहल लिया तो एल्डिहाइड भी 2 कार्बन का बना। आप 2 डिग्री एल्कोहल अगर लेते इसकी जगह, ये लो 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल CH3CH CH3OH, नाम है प्रोपेन टू ऑल, टाइप लिख दें इसका ब्रैकेट में 2 डिग्री। क्या करा रहे हैं, ऑक्सीकरण, नवजात ऑक्सीकरण, प्रेजेंस अम्लीय या क्षारीय KMnO4 या K2Cr2O7। ओके, कैसे होगा देखो, यहां से क्या निकलने वाला है, अल्फा कार्बन से H, OH का H और यहां से O, कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा, H2O, और जैसे ही H2O बाहर निकलेगा इस C और O के बीच क्या बनने वाला है, डबल बॉन्ड, और एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, और कीटोन का नाम एसीटोन। जितने कार्बन 2 डिग्री एल्कोहल में थे उतने ही कार्बन कीटोन में। तो हम ये कह सकते हैं जब प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल का अम्लीय या क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति या K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल से समान कार्बन का एल्डिहाइड, जबकि द्वितीयक एल्कोहल से समान कार्बन की कीटोन प्राप्त होगी। अगर आप चाहते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड अधिक मात्रा में मिले तो आप इस अभिकर्मक की जगह एक और अभिकर्मक यूज में ले सकते हैं, PCC। PCC क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट का एक मिक्सचर है, कॉम्प्लेक्स है, प्रीडीन प्लस HCl प्लस CrO3 का। किसका कॉम्प्लेक्स है ये, प्रीडीन C5H5N प्लस HCl प्लस CrO3, इन तीनों का मिक्सचर किस नाम से जाना जाता है, PCC के नाम से। और PCC की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। यदि आपने ऑक्सीकारक के रूप में PCC का यूज किया तो बनने वाले एल्डिहाइड की लब्धि बोलते हैं प्रैक्टिकली लैब के अंदर प्राप्त होने वाले इस प्रोडक्ट की मात्रा को, क्वांटिटी, बनने वाले एल्डिहाइड की लब्धि या क्वांटिटी अधिक मात्रा में प्राप्त होगी और आपकी अभिक्रिया एल्डिहाइड पर रुक जाएगी, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा उसका कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो याद रखना है, यदि प्राथमिक एल्कोहल से अधिक मात्रा में एल्डिहाइड बनाना हो और प्राथमिक एल्कोहल से केवल रिएक्शन को एल्डिहाइड पर रोकना हो, आप उससे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहते, तो आप अम्लीय या क्षारीय KMnO4 या K2Cr2O के स्थान पर PCC का यूज कर सकते हैं। PCC से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनते हैं। PCC की फुल फॉर्म क्या होती है, बोलो तो एक बार मेरे साथ, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता क्या है, PCC एक कॉम्प्लेक्स है, एक उप सहसंयोजक यौगिक है। किसका कॉम्प्लेक्स है, प्रीडीन प्लस HCl प्लस CrO3 का। देन अगर आपको एल्कोहल टर्सरी मिला, तृतीयक एल्कोहल मिला, तो तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कैसे होगा। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टर्सरी एल्कोहलों का सामान्यतः ऑक्सीकरण नहीं होता। पहली चीज तो ये सुन लें आप, मैंने एग्जांपल लिखा 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल, और एग्जांपल है ये कैसा, 3 डिग्री। एग्जांपल कैसा है भाई, 3 डिग्री, यहां लिख देता हूं 3 डिग्री। ये लो, तृतीयक एल्कोहलों का सामान्यतः ऑक्सीकरण नहीं होता, यानी सामान्य परिस्थितियों में सामान्य ऑक्सीकारकों से इसका ऑक्सीकरण नहीं होता। लेकिन आप चाहें कि हम इसका ऑक्सीकरण करें तो आपको कोई प्रबल ऑक्सीकारक जैसे कंसंट्रेट HNO3 का प्रयोग करना पड़ेगा। और जब प्रबल ऑक्सीकारक आप काम में लेंगे तो क्या होगा, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में 3 डिग्री जो एल्कोहल होगा पहले अपने आप को कन्वर्ट करेगा एल्कीन के अंदर, और वो एल्कीन फिर अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा एक कम कार्बन की कीटोन के अंदर। सामान्यतः नहीं होता, याद रखना है। देखो प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण हुआ, 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बने, एल्डिहाइड समान कार्बन के। 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण हुआ और 2 डिग्री एल्कोहल से क्या बनी, कीटोन समान कार्बन के। लेकिन अब हम टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा रहे हैं। देखो
ठीक है। कैसे होगा ऑक्सीकरण, ध्यान से देखें। आपने क्या किया, पहले इसको ऑक्सीकृत किया, कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में, और इसको हमने पहले एल्कीन में कन्वर्ट किया। ये लो एल्कीन बनी CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2। ये जो एल्कीन बनी इसका अब आगे ऑक्सीकरण होगा। ये लो आगे ऑक्सीकरण करा रहे हैं। कितने O चाहिएंगे देख लेंगे बाद में, बैलेंस करेंगे जब रिएक्शन को। ये एल्कीन हमेशा टूटेगी यहां से ऐसे डबल बॉन्ड से। नीचे वाला जो CH2 ग्रुप होगा वो हमेशा फॉर्मिक एसिड बनाएगा, शेष भाग कीटोन रह जाएगा। शेष भाग कैसे कीटोन रहेगा, ध्यान से देख लें। ये एल्कीन ये बॉन्ड ब्रेक किया, इस बॉन्ड वाला नीचे वाला हिस्सा CH2 था, यहां से 2 ऑक्सीजन लेगा, इसलिए टोटल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी 3। हमारे पास 2 H, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन थे, जिनमें से 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और 1 कार्बन किस रूप में बाहर गए, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। आपको पता होना चाहिए फॉर्मिक लैटिन भाषा में फॉर्मिका से प्राप्त किया हमने। फॉर्मिका क्या थी, लाल चींटी। लाल चींटियों के भंजक आसवन से प्राप्त होने वाला अम्ल है ये, इसीलिए हमने इसको कॉमन नाम क्या दिया है, फॉर्मिक एसिड। रूढ़ नाम है, रूढ़ नाम में क्या करते थे, सोर्स के स्थान पर नाम देते थे, जिस जगह से आया उसी जगह से नाम दे दिया। यूरिन से मिला, मूत्र से पेशाब से मिलने वाला यूरिया, एसीटम से मिला एसिटिक, फॉर्मिका से मिला फॉर्मिक, मार्स यानी दलदल से मिला, कीचड़ से मिला मार्स गैस, ऑक्जेलियस यानी टमाटर के पौधे से मिला ऑक्जेलिक एसिड। यानी जो से स्थान से आया उस स्थान के आधार पर नाम दिया, कौन सा नाम है, रूढ़ नाम। क्लियर। दूसरा क्या बनेगा, 2 ऑक्सीजन हमारे यहां काम में आ चुके हैं, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन काम में, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, 1 ऑक्सीजन बचा, डायरेक्ट जोड़ दो, और ये आपका उत्पाद बन गया एसीटोन। ध्यान रखो एसीटोन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, और जो 3 डिग्री एल्कोहल था 1 2 3 4, टोटल कार्बन कितने थे, 4। 2 डिग्री एल्कोहल से भी ऑक्सीकरण के द्वारा कीटोन बन रही थी, और 3 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से भी क्या बन रही है, कीटोन। लेकिन दोनों में एक अंतर है, जब 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण हुआ तो समान कार्बन की कीटोन प्राप्त हुई, और जब हम 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो हमें एक कम कार्बन की कीटोन प्राप्त हो रही है। तो याद रखेंगे, एक कम कार्बन की कीटोन प्राप्त होती है 3 डिग्री में। तो हम ऑक्सीकरण की तीनों रिएक्शनों को अगर एक साथ समझें, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से समान कार्बन का एल्डिहाइड, द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से समान कार्बन की कीटोन, जबकि तृतीयक एल्कोहलों का सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीकरण नहीं होता, लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक जैसे HNO3 नाइट्रिक अम्ल या क्रोमिक एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएं तो एक कम कार्बन की क्या प्राप्त होती है, कीटोन प्राप्त होती है। क्लियर। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे एल्कोहल के रासायनिक गुण, और एल्कोहलों के रासायनिक गुण के बाद हम एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति की चर्चा करने वाले हैं। एल्कोहलों की नेचर अम्लीय होती है, ये हम रासायनिक अभिक्रियाओं से देख के आए, लेकिन एल्कोहल जो अम्लीय होता है ये अम्लीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित कर रहा है। आपने देखा कि एल्कोहल किसी भी सक्रिय धातु से क्रिया करके धातु एल्कोऑक्साइड बनाता है, आसानी से H रिलीज कर देता है, किसी क्षार से क्रिया करके लवण बना लेता है क्योंकि आसानी से H रिलीज कर देता है, और हम जानते हैं जो आसानी से H+ आयन त्याग देते हैं वो कौन होते हैं, अम्लीय होते हैं। मैंने एल्कोहल को लिखा देखो ऐसे, ROH एल्कोहल, एल्कोहल आसानी से आयनित होकर अपना H+ आयन रिलीज करता है। एल्कोहल आसानी से अपना H+ आयन रिलीज कर देता है, इसीलिए एल्कोहल कौन सी नेचर दर्शाता है, अम्लीय नेचर दर्शाएगा। कैसे, आपने लिखा कि एल्कोहल में से हमने H+ आयन त्यागा, RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये कौन है भाई, ये एल्कोऑक्साइड आयन है, एल्कोऑक्साइड आयन। एल्कोहल आसानी से H त्याग रहा है इसीलिए एल्कोहल अम्लीय है। लेकिन कौन सा एल्कोहल अधिक अम्लीय होगा, जो जितनी आसानी से H+ आयन त्याग देगा। अब H का
निकलना किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, आपको बस इतनी सी बात समझनी है। आप ये देखें कि एल्कोहल में से H का निकलना इस पर डिपेंड करेगा कि इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, ये H प्लस आयन को उतनी ही तेजी से अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जब ये H प्लस को अपनी ओर खींचेगा तो H प्लस के निकलने की संभावनाएं क्या हो जाएंगी, कम। और उस स्थिति में एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति का वो क्रम पूछता है हमसे कई बार। तो एल्कोहल की जो अम्लीय प्रकृति है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, अम्लीय प्रकृति व्युत्क्रमानुपाती होती है प्लस आई प्रभाव के। अब प्लस आई प्रभाव कौन है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला। अब इलेक्ट्रॉन जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे वो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो H प्लस का निकलना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर में, बस अभी कंप्लीट है। तो H प्लस आयन जैसे ही बाहर निकला एल्कोक्साइड आयन बना, और H प्लस आयन का निकलना प्लस आई प्रभाव पर डिपेंड करता है। तो हम ये देख सकते हैं कि एल्कोहलों की जो अम्लीयता का क्रम है वो ये होता है, 1 डिग्री एल्कोहल ज्यादा अम्लीय होते हैं 2 डिग्री एल्कोहलों से, और 2 डिग्री एल्कोहल ज्यादा अम्लीय होते हैं 3 डिग्री एल्कोहलों से। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री से 3 डिग्री एल्कोहल की तरफ जाते समय क्या होगा, प्लस आई प्रभाव बढ़ता जाएगा। आप देखो, आपने लिखा RCH2OH, फिर लिखा RCHROH, और फिर लिखा RCRROH। क्लियर? प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले कितने ग्रुप में, 3, 1 2 3, तीनों प्लस आई प्रभाव दर्शा रहे हैं। यहां प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले कितने ग्रुप में, 2, दोनों प्लस आई प्रभाव दर्शा रहे हैं। और यहां प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला ग्रुप कितना है, 1। ये ऑक्सीजन प्लस आई प्रभाव यानी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम, जबकि इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा। लास्ट 1 मिनट एक टॉपिक ये बचा हुआ है, इसको देखते हैं बस, उसके बाद क्लास आज की पूरी करेंगे। ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पर कितने एल्किल ग्रुप में, 3, तीनों एल्किल ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो सबसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, H को अपनी ओर खींचेगा, H को रिलीज करके नेचर कम, और अम्लीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? तो याद रखना है 1 डिग्री एल्कोहल से 3 डिग्री एल्कोहल की तरफ जाते समय एल्कोहलों की अम्लीयता क्या होती है, घटती है। इसके अलावा एक बात, एल्कोहलों की तुलना में जल अधिक अम्लीय होते हैं। और एक तीसरी बात, लुईस के अनुसार एल्कोहल क्षारीय होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या उपस्थित होता है, लोन पेयर। और एक इंपॉर्टेंट और लास्ट बात कि लिटमस के प्रति, लिटमस जानते हैं क्या, लिटमस पत्र, लाल नीले, लाल को नीला नहीं करता, नीले को लाल नहीं करता, इसलिए लिटमस के प्रति अल्कोहल का व्यवहार कैसा होता है, उदासीन। तो याद रखना, अल्कोहल कौन सी नेचर के होते हैं, इसका जवाब आप डायरेक्ट एक लाइन में नहीं कह सकते। अल्कोहल अम्लीय भी होता है, अल्कोहल उदासीन भी होता है, अल्कोहल क्षारीय है। रासायनिक दृष्टि से अल्कोहल अम्लीय है क्योंकि आसानी से H रिलीज कर रहा है, लेकिन लुईस के अनुसार अल्कोहल को क्षारीय होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर उपस्थित हैं। और लिटमस यानी प्रैक्टिकल दृष्टि से देखें तो लिटमस के प्रति अल्कोहलों का व्यवहार कैसा होता है, उदासीन, क्योंकि अल्कोहल ना तो लाल लिटमस को नीला करते हैं ना नीले को लाल करते हैं। ये अल्कोहलों की अम्लीय नेचर। और आज की क्लास थी, आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।